तो दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग मेन किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस 2023 या पीसीएस 2023। तो उसमें मैक्सिमम वोट जो 60% 70% वोट आए वो आईएएस 2023 के लिए आए। मींस ज्यादा लोग आप आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। पीसीएस के लिए मैंने एक इनिशिएटिव चलाया हुआ है जिसको हम रेगुलर करते चलेंगे, वो हमारा रेगुलर रहेगा, वो अलग चीज है। उस पे हम रेगुलर अपनी वीडियोस डालते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे हम उसको। ठीक है। अब आईएएस के लिए भी मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हिंदी में कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहे हैं 2022 से लेके 11-12 तक, यानी 10-11 सालों के हम पेपर्स को अगले प्रीलिम्स से पहले, जैसे अब 27-28 में प्रीलिम्स होना है आईएएस का, तो उससे पहले हम अपने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और देखेंगे एलिमिनेशन टेक्निक से किस तरह से पेपर सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से इसमें सिस्टम लिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोग प्लीज जुड़ जाओ चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, वहां पे मैं लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। और जैसे जैसे आप लोग कहेंगे वैसे वैसे हम इनिशिएटिव चलाते रहेंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम चैनल को सारा इसमें कंटेंट, इसमें मटेरियल रखेंगे आप लोगों की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। और मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे आप और हम आपस में जो है मतलब कनेक्ट रहें, आप लोग कुछ बताएं डायरेक्टली, वो मेरे पास मैसेज आ जाए कि हाँ सर हम ऐसे करना चाह रहे हैं, कि आप लोग ऐसे, कि सर आप ये इनिशिएटिव चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें को धीरे धीरे करके हम इन सबको कवर कर लेंगे। तो आईएएस के लिए हमने जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कुछ इकोनॉमी के अपने 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से उसको सॉल्व किया जाता है, या फिर क्या किस तरह से 2022 का जो पेपर अभी लेटेस्ट में हुआ है। ठीक है, 2022 में आप लोगों ने देखा भी होगा पैटर्न चेंज हुआ था। जो पेयर वाले जैसे एलिमिनेशन टेक्निक वो सारा कुछ गा रहे थे ना लोग बार, तो जितने भी बड़े बड़े संस्थान थे, तो क्वेश्चन पेपर में थोड़े चेंजेस किया। यूपीएससी ने कहा अच्छा हमको सिखा रहे हो, हम अनप्रिडिक्टेबल है, तो उन्होंने क्या ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर करके इस तरह से जो चेंजेस किए पेपर में, तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। 2022 वाला जो अभी लेटेस्ट पेपर है इसमें हम इकोनॉमी आज हम कवर करते हैं। आज हमारा ये आईएएस के प्रीलिम्स का जो पेपर है उसका एनालिसिस का लेक्चर 1 है ये। धीरे धीरे हम इसे इनिशिएटिव चलाते रहेंगे। प्रीलिम्स के जो जितने भी सारे पेपर हैं वो हम कवर करेंगे। प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई करना है सबको, जितने भी हम लोग सब जुड़े हुए हैं, ग्राउंड सक्सेस फैमिली मेंबर जितने भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक को अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो जाए। आप लोग फुल मेहनत करें, मैं फुल मेहनत करने को तैयार हूं हर तरह से। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो आज का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया हुआ है ये। ठीक है, ये 2022 का सेट ए है जिसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। अब स्टेटमेंट क्या दी हुई है, पहली वाली क्या है कि एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एनईईआर, ठीक है, इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, यानी कि अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि जो है रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट इसमें क्या है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर जो है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आरईआर, इसमें जो है वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ठीक है, क्यों हो गई गलत, क्योंकि एन इंक्रीज इन ए नेशंस आरईआर indicates that its export are becoming more expensive and its import are becoming cheaper, यानी कि it is losing its trade competitiveness, यानी कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हमारी। तो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक यूज हो गई हमारी। कौन सी वाली देखेंगे हम, जब हमारी स्टेटमेंट 2 ही गलत हो गई तो कौन सा वाला सही है, पहली गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया। अब हमें तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक स्टेटमेंट के बारे में तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको, है ना। बाकी फिर रिलेट करके आप कर सकते हैं। फिर भी तीसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अन्य देशों में जो है मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति एनईआर और आरईआर के बीच वर्तमान में अपसरण तंत्र उत्पन्न कर सकता है। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था ये।
इसके बाद हम अपना अगला जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा ये आया हुआ है इसमें, ये रहा। देखिए, भारत में काम कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि विद रेफरेंस टू फॉरेन ऑन ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, स्टेटमेंट 1 है इसमें कि अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, वो स्वयं अपने माल को बेच भी सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 1 इसमें रॉन्ग है, ये वाली स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, जब ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट ही गए। अब बचा कौन सा? ये वाला, बी वाला और डी वाला। अब दूसरा पढ़ लेते हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, सीमित है। हाँ जी, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि एज एफडीआई इन इन्वेंट्री मॉडल इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एनी बिग सेलर्स कैन नॉट हैव मोर देन द 25% ऑफ द टोटल सेल्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो स्टेटमेंट 2 ठीक हो गई, ये वाली हमारी गलत हो गई। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो 7th वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? कौन से कार्यकलाप हैं ये? फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स यानी किसानों का अपनी फसलें काटना, फिर टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, या किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जो है जारी करना। तो कौन सा वाला आंसर है इसका? देखिए फिर से देख लेते हैं, किसानों को अपनी फसलें काटना रियल सेक्टर में, हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, और कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को, हाँ जी ये भी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है बिल्कुल। अब आता है तीसरा, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, ये नहीं है। और जब तीसरा नहीं है हमारा तो ये देखिए एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे यूज हो रही है। जब तीसरा नहीं है तो 3 ऑप्शन कट गए, आंसर इज ऑप्शन ए। फोर्थ वाला में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हम। किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नीचे है, एक मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले से सिलेक्ट करे हुए हैं कुछ क्वेश्चन, आज हम 10-12 कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो देख लेंगे हम। उसके बाद फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हम इस इनिशिएटिव को चलाते रहेंगे। तो ये वाला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट होती हैं, विनियमित होती हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि आईसीआरए नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और ब्रिकवर्क्स रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है भैया? इसमें स्टेटमेंट ठीक है आपका बी वाला, ऑप्शन 2। चूंकि पहला बिल्कुल गलत है, भारत में साख क्षमता निर्माण, ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि ऑल द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी। आरबीआई द्वारा नहीं होती है, सेबी द्वारा होती है। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट ये वाली गलत है। एलिमिनेशन टेक्निक इसमें लग जाएगी, पहला वाला गलत हो गया। तो ये देखो, ये सारे मैं एलिमिनेशन वाले ही आज मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे कैसे 2022 में भी क्वेश्चन एलिमिनेशन वाले आए हुए हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट तो कम से कम आनी चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। बीबीबी यानी कि बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, इसके संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा वाला इसमें सही है? आरबीआई का गवर्नर बीबी का चेयरमैन होता है, नहीं यही वाली गलत होगी हमारी स्टेटमेंट। आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन नहीं होता। आरबीआई गवर्नर इज नॉट द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। आप लोग कमेंट में बताएंगे, सर्च करके बताएंगे कौन होता है इसका चेयरमैन। ठीक है, दूसरा, अब जब पहला ही गलत हो गया हमारा तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज कर लेंगे। पहला गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया और डी वाला गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और
मतलब अगली स्टेटमेंट हम पढ़ सकते हैं इसमें। बीबीबी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। और ये जो है बीबीबी, ये सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को डेवलप करने में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है जी, ये हमारा ये वाला पेपर हो गया। अब इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट में देख लेता हूं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 9th वाला। कहाँ गया, ये रहा। इसमें है कि विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत खर्च है, कैपिटल यानी कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सेकंड स्टेटमेंट इज डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर while equity financing is a considered revenue expenditure। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट इसका ठीक है, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर डील्स विद क्रिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स, न्यू टेक्नोलॉजी इज ए नॉन टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, क्योंकि इक्विटी फाइनेंशियल इज नॉट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो ये इक्विटी वित्तीय है ना, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल यानी पूंजीगत व्यय है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए ऑप्शन 2 हमारा गलत हो गया। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो है ये प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। तो ऑप्शन इज ए, आंसर इज ए। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर आगे का है, एक मिनट, 79। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ये वाली स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। इसमें जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होगा। ठीक है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, किसान कल्याण मंत्रालय नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा गलत हो गया, मतलब स्टेटमेंट 2 हमारी गलत होगी, तो ऑप्शन 2 भी है इसमें, है ही नहीं। ठीक है, अब बचे 3। आपने 33, आप 25 था आपने पहले, अब आप 33% पे आ गए हैं 25% से। अब 3 ऑप्शन है हमारे सामने, एक हमारा बिल्कुल ठीक है। अब जब एक हमारा बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि एक तो होना ही चाहिए ना, तो ए में से या डी में से आंसर होगा अब। ठीक है, अब आप 33 से 50% पे आ गए। देखो ऐसे एलिमिनेशन करते हैं, दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप पहला ऑप्शन और डी वाले ऑप्शन में से, यानी कि थर्ड वाला और फोर्थ वाला ही डिसाइड करेंगे कौन सा वाला और इसका आंसर है। ठीक है, चाय बोर्ड का जो प्रधान कार्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है। नहीं जी, ये भी गलत हो गया, बेंगलोर नहीं है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है, और जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता है, ना कि बेंगलोर। ठीक है, ऑप्शन 1 भी गलत हो गया, आंसर इज ऑप्शन डी, यानी इस बोर्ड के दुबई और मास्को में विदेशी कार्यालय हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? ऑप्शन डी वाला आंसर हो गया। अब हमारे एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 19 को हम डिस्कस कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है जी, अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, इसे अवश्य अपनाना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है यार, ये तो कुछ नहीं होना चाहिए इनमें। तो ये वाला तो आप जो है इसे अभी रुक जाओ, बाकी अगला पढ़ लेते हैं अभी। क्योंकि इसका जो टारगेट है स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति अंततोगोपता, भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए। भारत के हर नागरिक को तो नहीं, क्योंकि अमीर लोग भी अगर इसका हिस्सा होंगे तो मतलब चीजें कैसे टैकल की जाएंगी, मतलब क्या फिर इतना बर्डन कैसे उठाएगी सरकार? तो यहाँ भी ये भी कुछ नहीं लग रहा, इसे भी आप रुक जाओ अभी। ये पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, हाँ ये चीज हो सकती है, मतलब पूरे देश में आप इसे निर्बाध रूप से लागू कर सकते हैं। और ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ना,
As it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be a part of it ultimately. ये भी गलत लग रही है, तो इसका जो हम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैं अपने बुक से। हाँ जी, इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी स्टेटमेंट 3 ठीक है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है जी, अब एलिमिनेशन टेक्निक इसमें भी लग जाएगी जब स्टेटमेंट 1 ही गलत हो गई। तो ये देखो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये वाला, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में, यानी परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है इसकी, कि चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ये वाली स्टेटमेंट। अब जब ये वाली स्टेटमेंट ठीक है तो ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा। 50-50 पर आ गए हैं आप, ऑप्शन ए या सी में से होगा आंसर। सेकंड स्टेटमेंट इज इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता यानी इंडेक्शंस की मात्रा प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बाद और जो 2-3-4 अपने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है जी, अब इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि है यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। ऐसा तो कुछ है नहीं, आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि आरबीआई जो है सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। मुद्रास्फीति अधिक है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल हैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। ये कुछ नहीं है कि सरकारी एसेट्स को आरबीआई खरीदेगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है रॉन्ग हो गई है। अब स्टेटमेंट 1 के रॉन्ग होते ही ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत हो गया। आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। अब फिर भी पढ़ लेते हैं हम। यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजारों में जो है डॉलर का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलर की खरीद प्रेरित हो सकती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलंघन यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के क्या लाभ हो सकते हैं या क्या लाभ है इसके। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सरकार जो है आईआईबीएस यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ये वाली स्टेटमेंट है, कम कर सकती है सरकार। दूसरा स्टेटमेंट है कि आईआईबीज इन्वेस्टर्स को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। और आईआईबीज पर प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ टैक्स योग्य नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स योग्य होते हैं। ठीक है, कोई टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं है, यानी कि नो टैक्स एग्जेम्पशंस गिवन ऑन सच बॉन्ड। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग एंड देयरफॉर बाय एलिमिनेशन टेक्निक ओके आंसर इज ए। ऑप्शन ये कट गया, ये वाला भी कट गया और ये वाला भी कट गया। आंसर कौन सा आ गया, ये। एलिमिनेशन टेक्निक से हमने कितने सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करिए हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 इज घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, नीलामी में बाजार संबंधी दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है। ठीक है जी, तो इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर हम 61 देख लेते हैं। एक 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस हमारे, वो देख लेते हैं। हमारा कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 61, ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है 61 में कि यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो गई। और सेकंड है कि पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकती है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है हमारी। और घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है,
जिसमें ऐसे जोर देके बोले ना घटाता है, तो वहां पे आप सोच सकते हैं एक बार को कि हाँ ये गलत हो सकता है, मतलब ये इतना जोर क्यों दे रहा है इस बात पे। तो वहां पे आपको अपना दिमाग यूज करना है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो चीज इसमें देखने की जरूरत है। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। अब स्टेटमेंट 3 के गलत होते ही एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे भी लगेगी। देखो तीनों गलत हो गए एंड आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2। वैसा क्यों है? क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी विल इंक्रीज द रिस्क विद एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, इट विल नॉट डिक्रीज द रिस्क, देयरफॉर बाय एलिमिनेशन इज आंसर इज ए। ओके ठीक है। इसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। ये भारत में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा वाला उत्तरदायी है भैया? उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन विभाग, या भारत वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, और भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए एज पर द आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट ऑफ 2016, इन्फ्लेशन कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। ओके, प्रेजेंटली they are trying to control the inflation between 2 to 6% CPI all over the India। तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है जी। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में है। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है इसमें? वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं, एंड दूसरा वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक है और दूसरी वाली स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। गलत हो गया। इसके गलत होते ही आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो सकती है एक तरह से, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए ही है। देखिए नॉन फंजिबल इटसेल्फ इंस्टिट्यूट that it cannot be used as a medium of exchange because it will not be divisible easily and its individual parts value will not equal to such other, so mutual substitution will difficult, therefore number 3 is wrong। तो ये कुछ हमने इकोनॉमी के अपने क्वेश्चंस को 2022 के पेपर से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज की है हमने, और मैंने थोड़ा सा इसमें इंग्लिश भी यूज किया है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि मैं प्रॉपर हिंदी में ही बोलूं या किस तरह से इस इनिशिएटिव को चलाऊं, और इसी सीरीज को हम चलाते रहेंगे। आप लोग प्लीज शेयर करें, चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।